नाम है वक्फ बोर्ड, भारत की सबसे अनटचेबल संस्था। 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज, 5,70,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें और कानून ऐसा कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये धर्म नहीं, ये एक पैरेलल लैंड गवर्नमेंट है और आज हम इसका एक्सरे करेंगे, नो नॉनसेंस स्टाइल में, मुद्दे की बात बिना बकवास। सोचिए आपने जिंदगी भर की कमाई से एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री आपके नाम, टैक्सेस आपने भरे, बिजली पानी का कनेक्शन भी आपका। लेकिन एक दिन एक संस्था आती है और कहती है नहीं, ये जमीन अब हमारी है क्योंकि यहां 50 साल पहले कोई मजार हुआ करता था। आप कहते हैं मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मैं केस करूंगा। वो संस्था जवाब देती है जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल में, नॉर्मल कोर्ट को तो हक ही नहीं है आपका केस सुनने का। और हाँ, वो संस्था सरकार से फंडिंग भी लेती है लेकिन किसी को जवाब नहीं देती। वक्फ एक इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है जिसमें कोई मुसलमान अपनी जमीन या संपत्ति अल्लाह के नाम पर परमानेंटली डोनेट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो संपत्ति किसी इंसान की नहीं रही, अब वो अल्लाह की अमानत है और उसका उपयोग सिर्फ धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए होगा। इस प्रॉपर्टी को अब बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और इसे संभालने वाला होता है मुतवल्ली, एक तरह का केयरटेकर। वो इसका मालिक नहीं होता, बस इसे मैनेज करता है। अब तक ये सिस्टम धार्मिक रूप से सही लगता था, लेकिन जैसे जैसे ये संस्थागत हुआ, यानी इसे सरकार ने फॉर्मली मैनेज करना शुरू किया, तब इसमें कानूनी ताकतें जुड़नी शुरू हुई और वहीं से शुरू हुआ इसका असली एक्सपेंशन। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया। इससे पहले वक्फ एक धार्मिक परंपरा थी, लेकिन अब उसे ब्रिटिश इंडिया के कानून में दर्ज किया गया था। मकसद साफ था, मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को ऑफिशियल प्रोटेक्शन देना, पर यह प्रोटेक्शन असल में कंट्रोल का रास्ता था। अंग्रेजों ने सोचा कि हम मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेतृत्व जैसे मौलवी, उलेमा, इन सबको खुश रखें तो वो जनता को सरकार के खिलाफ भड़काएंगे नहीं। धर्म आपका, कानून हमारा, यही था ब्रिटिश रूल का तरीका। इसके बाद 1930 और 1939 में और भी वैलिडेटिंग एक्ट्स लाए गए ताकि ये स्ट्रक्चर और मजबूत हो सके। यानी धीरे धीरे एक लीगल रिलीजियस सिस्टम बनाया गया जिसका मकसद सिर्फ इबादत नहीं थी बल्कि साम्राज्यिक स्थिरता थी। उसके बाद भारत आजाद हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए, जमींदारी प्रथा हटाई गई, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया गया, पर वक्फ सिस्टम को हाथ तक नहीं लगाया गया। बल्कि 1954 में नेहरू सरकार ने द वक्फ एक्ट 1954 लाकर इसे और फॉर्मल कर दिया। हर राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड्स बने जिन्हें मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तैयार करने और मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि इन बोर्ड्स के पास काफी पावर तो थी लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। कई प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड अधूरा था, कोई नेशनल ऑडिट या इन्वेंटरी सिस्टम नहीं था। यानी एक ऐसा रिलीजियस लीगल सिस्टम बन गया जो सरकार के पैसे से चलता तो था लेकिन सरकार को जवाब नहीं देता था। 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट को पूरी तरह से नए रूप में पेश किया। इसे मॉडर्नाइजेशन कहा गया, लेकिन असल में ये एक्ट वक्फ बोर्ड को कानून से ऊपर ले गया। अब वक्फ सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं रहा, अब इसके पास थी जुडिशियल पावर, यानी ट्रिब्यूनल जैसे कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना, जमीन डिक्लेयर करने की पावर और एक्सक्लूसिव लीगल प्रोटेक्शन। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, भले वो प्राइवेट हो या सरकारी। और सेक्शन 85 के अनुसार इस फैसले को सीधा किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अब सोचिए अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करे तो नॉर्मल जस्टिस सिस्टम में बोर्ड को साबित करना चाहिए कि वो जमीन वक्फ की है, लेकिन इस एक्ट में उल्टा है। अब उस जमीन के असली मालिक को साबित करना होता है कि वो वक्फ की जमीन नहीं है। ये एक फंडामेंटल लीगल फ्लॉ है जिसे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है, यानी तुम दोषी माने जाओगे जब तक तुम खुद को बेगुनाह साबित ना करो। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये कोई छोटा मोटा रिलीजियस सेटअप नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर्स में से एक है। 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, 5,70,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर, वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर, ऑडिट अनिवार्य नहीं, अनडॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज हजारों में, और इतना सब होते हुए भी ना पब्लिक ट्रांसपेरेंसी है ना पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। वक्फ एक्ट 1995 ने सिर्फ कानून की किताब में ताकत नहीं दी, असल में इसने जमीन पर एक ऐसी वैधानिक सत्ता खड़ी कर दी जो सरकार की जमीन भी क्लेम कर सकती है और आपकी भी। और ये सब कुछ लीगल तरीके से पूरी तरह कानून के दायरे में किया जाता है। सवाल यह है कि इस दायरे से बाहर कौन जा सकता है। सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड को लगे कि कोई जमीन वक्फ नेचर की है, यानी वहां कभी धार्मिक इस्तेमाल हुआ था, तो वो बिना कोर्ट के आदेश के उसे वक्फ घोषित कर सकती है। जरूरी नहीं कि वहां अभी भी कोई एक्टिव मॉस्क या दरगाह हो, बस इतना काफी है कि वहां कभी कुछ रहा हो या ऐसा दावा हो।
अब उस जमीन पर चाहे आपकी रजिस्ट्री हो, आपने टैक्स भरे हो, घर बना लिया हो, फिर भी बोर्ड कह सकता है ये हमारी है। अब आप इस क्लेम को गलत मानते हैं तो आपको जाना होगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। सेक्शन 85 साफ कहता है सिविल कोर्ट में मामला नहीं चल सकता, मतलब बोर्ड दावा करेगा, आप केस लड़ोगे और फैसला देगा बोर्ड का खुद का ट्रिब्यूनल। और याद रखिए, आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जमीन वक्फ नहीं है, बोर्ड को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि कानून ने उसे डिफॉल्ट मालिक मान लिया है। वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में कई बार ऐसा किया और बहुत बार सरकारी जमीन पर। गुजरात के पालनपुर में 108 एकड़ रेलवे लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी कह दिया गया। एमपी के इंदौर में एक कॉलोनी में लोग रह रहे थे, वक्फ ने दावा किया कि यहां कभी मजार था। तमिलनाडु में एक किसान की एग्रीकल्चरल जमीन पर बोर्ड ने कहा कि 80 साल पहले यहां दरगाह थी। दिल्ली की डीडीए की जमीन पर भी वक्फ का क्लेम और फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट। कर्नाटक में तो स्कूल प्लेग्राउंड को वक्फ घोषित कर दिया गया। वजह क्या थी? पुराने समय में कभी नमाज हुई थी यहाँ पर। अब इन सब में कॉमन क्या है? एक वेग हिस्टोरिकल या धार्मिक आधार, बोर्ड की डिक्लेरेशन, असली मालिक को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा और ट्रिब्यूनल में जाकर प्रूव करना पड़ा, वो भी उसी सिस्टम में। वक्फ ट्रिब्यूनल सेक्शन 83 के तहत बनाए जाते हैं। हर राज्य में बोर्ड के कंट्रोल में एक ऐसा बॉडी जो कोर्ट जैसा तो दिखता है पर असल में कोर्ट नहीं होता। यहाँ प्रोसीजर, एविडेंस रूल्स, इवन अपील राइट्स सब अलग होते हैं। मतलब अगर आप ट्रिब्यूनल से हार गए तो हाई कोर्ट में भी जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वक्फ एक्ट की लैंग्वेज इतनी टाइट है कि अपील की स्कोप भी लिमिटेड हो जाती है। ये कानून नहीं, बंद दरवाजे वाली अदालत है। अब देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर देश में क्या सेटअप है। टेम्पल्स के लिए ट्रस्ट बनाए गए। साउथ इंडिया में तो कई मंदिरों पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है। पुजारियों की अपॉइंटमेंट, डोनेशन, यूजेज सब में सरकार का दखल। लैंड बेचनी है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स की लाइन। लेकिन वक्फ बोर्ड के केस में खुद जमीन आइडेंटिफाई किया जाता है, खुद रेंट, लीज, डेवलपमेंट अप्रूवल सब खुद देते हैं। कोई एक्सटर्नल ऑडिट जरूरी नहीं और ऊपर से सरकार से सालाना फंड भी आता है। अब सोचिए, एक रिलीजियस बॉडी जिस पर सरकार का फुल कंट्रोल है और एक दूसरी रिलीजियस बॉडी जो पूरी तरह ऑटोनोमस है, लेकिन फंडिंग मिलती है वक्फ को, वो भी आपके टैक्स से। यहां कुछ गड़बड़ नहीं, सिस्टम ही गड़बड़ है। ये एक प्राइम लैंड अथॉरिटी बन चुका है और जब जमीन हो, पावर हो और जवाबदेही ना हो तो वहां रुकता कौन है? तेलंगाना, दिल्ली, यूपी में कई बार रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। प्राइम कमर्शियल लैंड्स को 100-500 रुपए में लीज पर दिया गया है। लीज लेने वाला इनसाइडर या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग। कई डील्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं और कई डील्स फाइल में भी नहीं है। और जब सीएजी ने ऑडिट की कोशिश की तो वक्फ बोर्ड का जवाब था, हम रिलीजियस बॉडी हैं, हमें ऑडिट से छूट है। अब सोचिए, धार्मिक नाम पर देश की लाखों एकड़ जमीन, कोई ऑडिट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इससे बड़ा लूप होल और क्या होगा? वक्फ एक्ट को अगर आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ के चश्मे से देखा जाए तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाओं को बराबर का कानूनी ट्रीटमेंट मिलता है? जवाब है नहीं। वक्फ बोर्ड को जहां जुडिशियल पावर्स, लैंड डिक्लेरेशन राइट्स और ऑटोनोमस फंक्शन दी गई है, वहीं बाकी धर्मों के ट्रस्ट को या तो सरकारी दखल झेलना पड़ता है या न्यायिक निगरानी। अब भारत का संविधान कहता है स्टेट शैल नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, लेकिन वक्फ एक्ट एक स्पेसिफिक धर्म की संस्था को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल स्टेटस देता है, जो न केवल कानून से ऊपर दिखता है बल्कि बाकी सिस्टम से बाहर भी। और यही बात इस पूरे सिस्टम को संविधान के कोर प्रिंसिपल से सीधा टकराने वाली बनाती है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अक्सर यही समझ बनाई जाती है कि ये सिर्फ पर्सनल लॉ जैसे शादी, तलाक या विरासत से जुड़ा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत में सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को एक समान कानून के तहत ऑपरेट करना चाहिए या नहीं? अब जब एक संस्था वक्फ बोर्ड को लीगल इम्यूनिटी, लैंड कंट्रोल और कैसी जुडिशियल पावर दी गई है और दूसरी संस्थाओं पर सरकार का रेगुलेशन है, तो क्या यह समानता है? बिल्कुल नहीं। और इसलिए वक्फ जैसी व्यवस्थाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना से सीधा टकराती हैं, क्योंकि अगर कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है तो सेकुलरिज्म एक कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक लेबल बनकर रह जाता है। 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट पास किया, एक ऐसा कानून जिसने एक धार्मिक संस्था को लीगल इम्यूनिटी और लैंड अथॉरिटी दोनों दे दी। बीजेपी जब सत्ता में आई तो उम्मीद थी कि इस पर बदलाव होगा। बीजेपी सरकार ने वक्फ एक्ट को लेकर नया बिल संसद में पेश किया है, जिसमें लैंड क्लेम्स पर लगाम, ट्रिब्यूनल की जुडिशियल समीक्षा और ट्रांसपेरेंसी से जुड़े बड़े बदलाव शामिल हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार यह बिल पास भी हो जाएगा और वक्फ जैसी संस्था को पहली बार किसी इलेक्टेड सरकार से असली जवाबदेही झेलनी पड़ेगी।
ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक मैसेज होगा कि अब सरकार अपीजमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी के रास्ते पर है। अब वक्त आ गया है कि वक्फ बोर्ड को धार्मिक ट्रस्ट मानकर छोड़ देना बंद करना होगा, क्योंकि जब एक संस्था लाखों एकड़ सरकारी और निजी जमीनों पर दावा करती है, सरकारी पैसों से चलती है, लेकिन ना उस पर कोई पब्लिक ऑडिट होता है, ना कोई लीगल चैलेंज सीधा सिविल कोर्ट में किया जा सकता है, तो वो संस्था सिर्फ रिलीजियस बॉडी नहीं रहती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे जोन में ऑपरेट करने लगती है। वक्फ एक्ट को अब या तो पूरी तरह से रिपील करना होगा, या फिर उसे बाकी सभी धर्मों की संस्थाओं की तरह एक ऑडिटेड, रेगुलेटेड और अकाउंटेबल पब्लिक ट्रस्ट सिस्टम में लाना होगा। वरना आने वाले समय में ये सिस्टम अर्बन डेवलपमेंट, लीगल ओनरशिप और सेक्युलर स्ट्रक्चर तीनों को अंडरमाइन करेगा। क्या आपको लगता है कि वक्फ जैसी संस्था को संविधान के नियमों के अंदर ऑपरेट करना चाहिए? क्या सरकार को अब इस विषय पर नेशन वाइड डिस्कशन शुरू करना चाहिए? क्या ये मुद्दा धर्म का है या न्याय का? कमेंट्स में बताइए। क्या अब वक्त आ गया है कि ये सच्चाई हर भारतीय को पता चले? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और पूछते रहिए सवाल। नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।